All right, so now we have to do few question solving. तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा दो चीजें करना, एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग करना, एक दो छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बता दूंगा यहाँ पे। उसके अलावा वी हैव टू सॉल्व मेजरली क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर 17 का, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। सो दैट्स व्हाट विल डू, विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 30 और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और एक दो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, बता दूंगा, वो आप यहाँ पे देख लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। So here we have the question number 1 आपके सामने। यहाँ पे receptor in the aortic arch and carotid arc recognize the changes in concentration of, आपके aortic arc और carotid arc के अंदर आपका कहाँ पे मेरा यहाँ पे concentration change आपका ये लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। Just wait a minute. हाँ जी प्रखर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, क्या लग रहा है जानवी इसका आंसर आपको? सी ऑप्शन। और क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। Right, it is going to be option C. CO2 concentration and H+ का concentration जो आपके यहाँ पे होगा, that is the one which is going to, which actually tells us that that is going to tell us to breathe heavily, right? अब मुझे बताओ जब आपका CO2 और H2 का H+ का concentration यहाँ पे इंक्रीज होगा तो इसको डिटेक्ट कौन करता है? Which part of the brain is going to detect that? कीमोरिसेप्टर। हाँ, ये कीमोरिसेप्टर आपके वहां पे है जो डिटेक्ट कर लेंगे, और ये सिग्नल ब्रेन के कौन से हिस्से तक ये पहुंचेगा फिर वहां से? कौन से? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमेशा याद रखना, मेन सेंटर आपको वहां पे हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। Why this is happening, I don't know. Just wait a minute. ठीक है, so this is my medulla oblongata which will be playing, which will have some receptors which are the one which are going to receive this signal ultimately, और फिर वो अलग अलग अपना सिग्नल वहां से सेंड करेंगे towards your diaphragm की तरफ। Okay, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to, देखिए ध्यान से और हैंड रेस करिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर नीट 2019 का, बताइए मोनिका। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। जानवी? ए ऑप्शन। तवनप्रीत? ए ऑप्शन। एंड आई गेस सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे दैट यस, wheezing कंडीशन अगर आपको यहाँ पे हो रही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आपके यहाँ पे हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन आपके यहाँ पे हो रहा होगा। सो एलर्जन पोल्यूटेंट्स की वजह से अगर आपको यहाँ पे ये चीज हो रही है, सफरिंग फ्रॉम दिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग द wheezing, दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ये बात तो हमने यहाँ पे सीख ली है। नाउ देयर इज वन मोर डिसऑर्डर आई वांट टू डिस्कस अबाउट, दैट इज माय एल्टीट्यूड सिकनेस। एक कंडीशन आपके यहाँ पे होती है, हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब ये आपका जनरली तब होता है व्हेन यू गो टू हायर एलिवेशन, you go to the higher elevation, जैसे आप अपने हायर एलिवेशन पे आप यहाँ पे जाते हो ना, then what you get to see over here, when you go to the higher elevation over here, you will realize that there's going to be a thin layer of oxygen in the higher elevation. You will have a thin layer of oxygen, और partial pressure of O2 is going to be less वहां पे। तो क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेयर आपका यहाँ पे काफी थिन हो जाता है, ये आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस कंडीशन इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ओवर देयर। अब सिंपल सी बात है, अगर समझो अगर आप जाते हो लेह लद्दाख जाते हो एकदम से, राइट, आप हायर एलिवेशन पे आप जाते हो पहाड़ चढ़ के, देन वहां पे आपको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहां पे आपका कम रहेगा।
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वहां पे आपका कम रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ सिम्टम्स विल बी ऑब्जर्व। तो कई सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे आपके यहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस के। तो इनमें से क्या क्या सिम्टम्स हम यहाँ पे देख सकते हो, कैन हैव ब्रेथलेसनेस, एक ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, ब्रेथलेसनेस, समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। यू विल फाइंड समथिंग लाइक योर नोजिया, नोजियाटिक फीलिंग आपको वहां पे आने लगेगी, डिसओरिएंटेशन, आप अपने डायरेक्शन के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, आप थोड़े डिसओरिएंटेड फील करेंगे, यू डोंट नो वेयर टू एक्चुअली गो। सो डिसओरिएंटेशन आपको यहाँ पे होते हुए दिख सकता है। यू विल हैव इंसोम्निया, हेडेक, and you can have yeah, these are the few symptoms we'll get to see over here. Breathlessness, nausea, disorientation, insomnia, headache are some of the common symptoms you can find happening in the people who are actually suffering with altitude sickness. अगर आपको इनमें से कोई भी symptoms अगर आपको वहां पे दिख जाता है कि headache हो रहा है, disorientation हो रहा है, nauseatic feel हो रहा है, then the person should start descending. उसको वहां से नीचे आना चालू करना चाहिए, उसे वहां से और ऊपर वहां पे नहीं जाना चाहिए. These are some of the symptoms which are a very clear cut symptoms कि उस person को वहां पे altitude sickness वहां पे हो रही है. जनरली इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, आप कराते हो अपने आप को एक्लिमेटाइज, और एक्लिमेटाइज करने के लिए आपको टाइम लगता है। तो जब भी आप हायर एलिवेशन के ऊपर जाते हो तो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस एनवायरमेंट के साथ, बट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। उसके बाद ही आपको ऊपर जाना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली अगर ऊपर जाने लगते हो देन यू विल हैव अ इशू ऑफ योर एल्टीट्यूड सिकनेस का, यहाँ पे इशू आपका हो सकता है। आपको याद रखना है कि जैसे आप हायर एलिवेशन पे आप यहाँ पे जाते हो देन यू विल गेट टू सी दैट आपका आरबीसी काउंट यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो व्हाट विल हैपन एट हायर एलिवेशन, यू विल फाइंड योर आरबीसी काउंट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब आरबीसी काउंट अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? एरिथ्रोपोएटिन। अरे बहुत सही है, एरिथ्रोपोएटिन एज वन ऑफ द हार्मोन विल गेट इन्वॉल्व ओवर देयर। अब जब यहाँ पे हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा है, ये हार्मोन आता कहाँ से वैसे? आवाज करिए, किडनी से आ रहा है। हाँ, और किडनी में कहाँ से आ रहा है ये बताओ। चलो यहाँ पे तो बताना है आपको आंसर, किडनी में कहाँ से आ रहा है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, नहीं मेडुला नहीं है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से आपका आ रहा होता है आपका ये हार्मोन। अब जब आपका ये हार्मोन यहाँ पे आएगा, नाउ दिस हार्मोन विल एक्चुअली गो एंड टेल योर बोन मैरो टू स्टार्ट मेकिंग आरबीसीज। ये जाके आपके बोन मैरो को जाके बोलेगा कि आप वहां पे अपना आरबीसी बनाना अपना वहां पे चालू करिए, और उसी दौरान आपका आरबीसी का काउंट आपका बढ़ेगा वहां पे, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर बॉडी विल अडैप्ट इटसेल्फ। तो जब आप एक हायर एलिवेशन पे आप जाते हो तो याद रखना आपका आरबीसी का काउंट वहां पे बढ़ने लगेगा, और वो सब करने के लिए आपका एरिथ्रोपोएटिन आएगा एंड विल एक्चुअली गो एंड ट्रिगर द बोन मैरो सेल्स। ये जाके आपके बोन मैरो सेल्स को जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल योर बोन मैरो सेल्स टू स्टार्ट मेकिंग योर आरबीसी, और यहाँ पे आपका आरबीसी का काउंट आपके यहाँ पे बढ़ने लगता है। दिस व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, द आरबीसी काउंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो दिस। अब जैसे आपका आरबीसी का काउंट आपके यहाँ पे बढ़ेगा, यू विल फाइंड कि बेसिकली व्हाट विल हैपन कि आपके आरबीसी विल स्टार्ट कैप्चरिंग द O2 मॉलिक्यूल जो भी आपके हैं वहां पे एनवायरमेंट के अंदर, एंड दैट इज हाउ यू अडैप्ट योरसेल्फ। स्लोली एंड स्टेडीली आप अपने आप को अडैप्ट कर लेते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी आप चले गए लद्दाख, अगर आप चले गए, अगर आप वहां पे 6-7 महीने रहते हो, देन आपकी बॉडी के अंदर विल हैव अ हाई आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट आपके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू उन लोगों के अंदर जो लोग अभी भी प्लेन्स के अंदर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द हायर एल्टीट्यूड सिकनेस के ये सारे आपके यहाँ पे सिम्टम्स हो जाते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। फटीग एक आपके यहाँ पे सिम्टम आता है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप चलोगे ना तो आपको यहाँ पे फटीग फील होगा। थोड़ा सा भी चलोगे, आपने 50 मिनट भी अगर चला तो आप थक जाओगे बल्कि जल्दी। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ माई एल्टीट्यूड सिकनेस। ऐसी कंडीशन में आपको डिसेंड करना होता है, या फिर वो जो पर्सन है उसको आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो। You make sure that the person is given right amount of oxygen so that they start feeling better over there. तो ये हो गया आप यहाँ पे altitude sickness। क्या ये वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this story clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in the gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall.
सो बताइए वो कौन सी बीमारी है यहाँ पे जिसकी वजह से आपका डैमेज होता है एलुलर वॉल एंड देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। क्या लग रहा है इसका आंसर आपको जसनूर? बी, बैटमैन। राइट, एम्फेसेमा इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। हो रहा है बिल्कुल सही आंसर है आपका, आप दोनों का यहाँ पे। दैट्स एम्फेसेमा, जहाँ पे we'll get to see it is a condition in which you will find this damage will happen in the lungs in the alveoli। और ये कंडीशन जनरली किस वजह से होती है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग और टॉक्सिक की वजह पॉल्यूटेंट। से, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही। राइट। अरे काजल बताओ इसका आंसर क्या होगा? काजल, काजल सर मेरे को पढ़ने दो पहले। सर डी नेम द डी कह रहे हो आप यहाँ पे, एंड आई एम वेरी श्योर कि सारे बच्चे यहाँ पे डी के साथ करेंगे, जानवी से लेके मोनिका तक सब लोग। इट इज योर एम्फिसेमा, दैट इज अ कंडीशन व्हिच विल बी हैपनिंग ऑफ द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। तो कैंसर के साथ साथ ये भी हो सकता है। ठीक है, बताइए, ध्यान से देखिए सवाल को और खुद आंसर करिएगा। ध्यान से सवाल को देख के हैंड रेस करिएगा यहाँ पे। A chemosensitive area found in adjacent to the radium center in the brain is highly sensitive to increased concentration of। बताइए जसनूर। सर दिल्ली वाला डी। काजल आपको क्या लग रहा है? एंड जानवी? डी ऑप्शन। इसका माइक कौन है? कौन है? इट इज नॉट योर ऑप्शन डी यहाँ पे। अरे ओम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने माइक ऑन किया कितने महीनों के बाद। वो आपका माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, जरा बंद कर लीजिए। आंसर तो नहीं लेकिन डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी यहाँ पे, ट्रू। So hence is the correct answer in this CO2 concentration and H+ का concentration की वजह से you will find that this is going to affect। ठीक है, चलो। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ऑफ द ब्रेन, पॉन्स रीजन कैन, आपका जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर आपका होता है ब्रेन के अंदर, वो क्या यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है? व्हाट इट इज? बताइए बताइए, मोनिका बताइए। सी ऑप्शन। अपूर्वा? ए ऑप्शन। तमनप्रीत? सर ए ऑप्शन। जसनूर? ए ऑप्शन। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ऑफ द ब्रेन जो आपका पॉन्स के अंदर होता है, वो आपका कंट्रोल करेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें भी वो स्पेसिफिकली क्या कंट्रोल करता है? व्हाट इट विल कंट्रोल? इंस्पिरेशन को यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इट हैज नथिंग टू डू विद द हार्ट, हार्ट का उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो आपको मिलता है पॉन्स फिरूली के अंदर, इट हैज नथिंग टू डू विद द हार्ट। बेसिकली इट विल ओनली कंट्रोल योर ब्रीदिंग एंड दैट इट विल हैव अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन, इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका यहाँ पे होगा इंस्पिरेशन के अंदर, बस। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। बाकी इंक्रीज डिक्रीज हार्ट रेट, इसका कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे। दैट्स ऑप्शन ए। व्हाट इज बोर इफेक्ट? अब बोर इफेक्ट तो मैं आपको पहले यहाँ पे बताऊंगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना। आपको अगर याद हो, जब हमने पढ़ा था CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द CO2 ट्रांसपोर्ट, तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी। वन ऑफ द थिंग वी हैव सीन वाज योर CO2 एंटरिंग इनसाइड द RBC। एंटर करने के बाद ये कंबाइन कर रहा है मेरे यहाँ पे H2O के साथ एंड विल गिव राइज टू H2CO3। फिर ये आपको होता था यहाँ पे स्प्लिट इनटू टू थिंग्स, HCO3 माइनस और H+ आयंस। ये जो H+ आयंस आपके यहाँ पे है, these H+ आयंस वर द वन जो आपके बेसिकली दे आर द रीजन बिकॉज ऑफ दैट यू नो कि आपका मीडियम का एसिडिटी आपके यहाँ पे बढ़ती थी। अब आपको याद रखना है जो H+ आयंस होता है ना, इसके वजह से ये आपका हुआ क्यों, व्हाई इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन द ब्लड, और बिकॉज ऑफ CO2। ये जो H+ आयंस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये CO2 की वजह से आपको बढ़ेगा। अगर CO2 ज्यादा होगा तो H+ आयंस का भी अमाउंट बढ़ेगा यहाँ पे।
Because of this H plus ions, your O2 molecule are able to dissociate from the hemoglobin. Because of this H plus ions, because in H plus ions की वजह से, because of the presence of the H plus ions, you will find oxygen will dissociate from hemoglobin. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बोर इफेक्ट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज माय बोर इफेक्ट. So Bohr effect में आपको यहाँ पे याद रखना है that because of the high amount of CO2 molecules, your H plus ions are going to increase, and this H plus ions actually promotes O2 dissociation from the hemoglobin. ये promote करता है आपका, this is going to promote dissociation of O2 from the hemoglobin. HB मतलब hemoglobin. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a Bohr effect. This is called as my Bohr effect. ये बात रखना. तो जितना ज्यादा CO2 होता है ना, उतना मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो एफिनिटी होती है आपके O2 और हीमोग्लोबिन की वहां पे कम हो जाती है. मतलब वो डिसोसिएट जल्दी होता है. सो ये H प्लस आयंस के जैसे ही वो आपका डिसोसिएशन आपके यहाँ पे जल्दी जल्दी होने लगता है. तो ये याद रखना, अगर H प्लस आयंस का लेवल आपका बढ़ेगा यहाँ पे, दैट विल प्रमोट द O2 एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन. अगर ये बढ़ेगा दैट विल गोइंग टू प्रमोट माय O2 एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन. और इसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बोर इफेक्ट. इसको हम कहते हैं एज अ बोर इफेक्ट. सो CO2 कॉन्सेंट्रेशन काफी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है. Because of that, the dissociation of hemoglobin to oxygen is going to be happening very fast. क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. मालूम रहना चाहिए. ठीक है. Now try to solve this question. अगर ये समझ आ रहा है then try करो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर बता दो रिपीट करना हो तो. ठीक है चलो. All right. Now have a look at this question and try to tell me what can happen in this. What is a अब आराम से देख लो इसे and then try to give me a correct answer. सब लोग अपना टाइम लीजिए. क्या लग रहा है इसका आंसर अपूर्वा? A option. रमनप्रीत, A option. मोनिका, काजल, A option. जानवी एंड जसनूर. A option. First option. राइट, बिल्कुल सही. आप सबका आंसर यहाँ पे सही है. राइज इन लेवल ऑफ PCO2 और फॉल इन पीएच डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन. बिल्कुल, अगर आपका O2 का लेवल आपका बढ़ रहा है यहाँ पे या फिर अगर आपका पीएच यहाँ पे नीचे जा रहा है, दैट विल डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बोर इफेक्ट. ये याद रखना. पढ़ो खुद से एंड देन रेज योर हैंड. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड. क्या लग रहा है आंसर जानवी इसके अंदर? आसान सवाल है, बताओ. A option. जसनूर आपको क्या लग रहा है? First option. काजल? First option. And I guess all of you will agree on this. It is going to be option A यहाँ पे. People who have migrated from plains to the area adjoining Rohtang Pass about 6 months back, क्योंकि 6 महीने पहले लोग गए थे यहाँ पे, will have a more RBC and their hemoglobin has a lower binding affinity to the oxygen. तो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आपको यहाँ पे. ऑप्शन ए becomes your correct answer in this. Right. True. Very good. इतना तो आपको यहाँ पे समझ आ गया that it will have a more RBC. ये बात भी आई होप आपको यहाँ पे सेंस करिए. The hemoglobin will have Yes, a sir. lower binding affinity to the oxygen because आप जल्दी dissociate करना चाहते हो, because you are in the higher elevation, so you want to have affinity which should be slightly lesser over there ताकि आप ऑक्सीजन को जल्दी आप रिलीज कर पाओ. Yes, option A becomes my most perfect answer over here. Now, तो ये सेकंड पार्ट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन को जल्दी रिलीज कर पाओ, इसलिए आपकी एफिनिटी वहां पे आपकी कम हो जाती है, लोअर एफिनिटी. आराम से देखिएगा सवाल को, पढ़िए ध्यान से एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. बाकी लोग भी सोचिए, बाकी लोग भी कर सकते हैं. आप भी ट्राई करिए. ओम, प्रखर, अनामिका, रानी, नम्रता,
संचिता। अक्षरा, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लास लेट ज्वाइन किया या थे पहले से? फिर लेट ज्वाइन किया। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ लग रहा है आपको। प्रखर, आपको क्या लग रहा है? सर फोर्थ। नहीं? इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे अगर पूछा आपसे यहाँ पे गया है दैट द गिवन कर्व टू राइट टेक्स प्लेस इन शिफ्टिंग ऑफ गिवन कर्व टू राइट विल टेक्स प्लेस व्हेन, सो यू नो दैट आपका CO2 पर जाएगा, pH नीचे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इन सारी कंडीशन के अंदर आपका कर्व जाएगा आपका राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे सही है। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ओके। When you hold on your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe? अगर आप अपनी सांस रोक के रखते हो तो कौन सा बॉडी में क्या चेंजेस आपके यहाँ पे हो रहे हैं जिसकी वजह से यू आर हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब ब्रीथ करना पड़ेगा मुझे? बताइए प्रखर। अच्छा, पुराना हैंड रेस था क्या वो? अच्छा, नया वाला है। ठीक है, बताइए जानवी। सर डी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। ये जो CO2 होता है वो मेनली आपके किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। ठीक है, मुझे फटाफट बताना है यहाँ पे, जब मेरा CO2 कंबाइन करता है H2O के साथ, वो आपको कुछ बना के देता है। वो जो भी बना के देता है वो बनाने के लिए आपका एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। राइट, बिल्कुल सही। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। राइजिंग CO2 concentration will actually promote the urge to breathe over there, so that is something which will happen. पढ़िए खुद से, बताइए। बताइए मोनिका। सिग्मोइड ए ऑप्शन। मनप्रीत। ए ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. यस सर। तो आप में से किसी ने मुझे बतानी पड़ेगी जे शेप का फॉर्मूला इकोलॉजी के हिसाब से। डीएन क्या था बाई उसका फॉर्मूला? बोलो बोलो बोलो। डीएन बाई डीटी इज इक्वल टू आरएन। आरएन। इसमें आर क्या है आपका? आर क्या है? ग्रोथ रेट। ठीक है। और जो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? डीएन बाई डीटी बाई के। ऐसे नहीं सुना, अब आप बोलो वापस से, क्या होगा? सर dn by dt k हाँ। minus n by k equals to what? डायरेक्ट k माइनस n बाय के, इसके पहले और कुछ नहीं आएगा आगे इसके? d r कुछ भूल गए गलत। स्मॉल आर। हाँ, सिर्फ स्मॉल आर। यस सर। ठीक है। अब ये मुझे बताओ यहाँ पे k क्या होता है आपके यहाँ पे? कैरिंग कैपेसिटी। J और S शेप में से कौन सा होता है जो ज्यादा रियल होता है नेचर में? एस शेप्ड। द मोर रियल वन बाय एवरी मींस। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ यहाँ पे, और फिर 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बताने के बाद, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा एक्सप्लेन। मुझे बाय कार्बोनेट आपको बता के देना पड़ेगा। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? First option. बताओ ये बाय कार्बोनेट बनता कैसे है? सर CO2 टिश्यू से आएगा और आरबीसी में एंटर करेगा, और CO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और वो हमारे पास वहां पर H2CO3 बनाकर देगा। फिर वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, H+ और HCO3 नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो HCO3 नेगेटिव है वो प्लाज्मा में चला जाएगा आरबीसी से बाहर, और यहाँ पर जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन जो है वो अंदर भेजेंगे आरबीसी में, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और फिर उसके बाद जो सही है, HCO3 जो बाहर होगा इट विल कंबाइंड बाय सोडियम आयंस टू फॉर्म NaHCO3। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल फॉर्म द बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही, बढ़िया। So yes, I hope everyone will agree on this. That says your as a bicarbonate, it will travel throughout the 70% आपका इस तरीके से ट्रैवल करेगा। कितना परसेंट मेरा CO2 ट्रैवल करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के? 23%।
3%। और कितना ट्रेवल करता है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके? 7%. 70%. 7. ना 7 7 7 7 रानी 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इन द एट टिश्यू अकर्स अंडर। कौन सी कंडीशन के अंदर आपका वो डिसोसिएशन आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का? जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है तो क्यों उसका वहां पे डिसोसिएशन आपका वहां पे हो जाता है? देख लीजिए ध्यान से सब लोग एंड देन रेज योर हैंड। क्या लग रहा है पूर्वा? Second option. रानी क्या लग रहा है? Sir, second option. प्रखर, जसनूर? सर बी। B option. बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। लो PO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई H+ आयंस। दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। ये चीज आपको हमें मिलेगी होते हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका डिसोसिएट आपका हो जाता है आसानी से आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ट्रू। सर Alveoli of the हाई lungs are- एच पॉजिटिव क्यों? क्योंकि H- हाई H+ आयंस होते हैं तभी तो आपका वो pH नीचे जाता है। अगर आपका CO2 ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका H+ आयंस भी वहाँ पे ज्यादा होगा। अगर आपका H+ आयंस अगर आपका वहाँ पे ज्यादा होगा, then इससे क्या होता है अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट व्हाट ब्लड का pH आपका यहाँ पे नीचे जाएगा। और Yes, तभी sir. आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हाई H+ आयंस। चलो, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय। किससे लाइंड होते हैं बताइए तो अनप्रीत। So B option. और नहीं लग रहा तो अनप्रीत आप Sir क्या B लग रहा है option. इसका आंसर? हाँ हाँ ठीक है। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट इज ओनली आंसर आई विल फाइंड इन दिस इज माय स्क्वामस एपिथेलियम, Yes, और sir. कोई नहीं हो सकता यहाँ पे। मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि आपका जो सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है वो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? Bronchial. ट्राइकिया एंड ब्रोंकाई। ट्राइकिया एंड bronchi. ब्रोंकाई विल बी हैविंग अ सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है जल्दी बताओ? Mucus को Mucus को trap करना। Towards म्यूकस को पुश करना टुवर्ड्स द फेरिंग्स, दैट्स व्हाट इट विल डू। सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम जो आपको ब्रोंकाई और आपके ट्राइकिया में आपको मिलेगा, ये म्यूकस को पुश करेगा आपके फेरिंग्स की तरफ। सो यस दैट्स ट्रू। इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड भी लगे हुए आपको मिल जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, खुद से सोचिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे देख रखा होगा, CO2 का आपका पूछा है क्या? CO2 का आप बताओगे? ऑलराइट, प्रखर बताइए। चला नहीं पता पहले से एड्रेस। अच्छा पहले से एंड्रेज है, ठीक है ठीक है, देख लो आराम से। जसनूर? First option. जानवी? A option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करना चाहेंगे? Yes, Yes, sir. 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 Yes. दैट्स द करेक्ट आंसर। आपका 45 mm Hg आप करेगा CO2 सिस्टमिक वेन के अंदर। वेन के अंदर उसका अमाउंट यहाँ पे ज्यादा ही रहता है, यू नो दैट। एंड आर्टरीज के अंदर CO2 का अमाउंट यहाँ पे कम रहता है, दैट विल बी अराउंड लाइक 40 mm Hg। तो यस ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ह्यूमन इज फाउंड इन। ऑलमोस्ट सेम कहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए? सेम अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी सीन देयर। बताइए मोनिका, बोलिए। Alveoli and tissues. नहीं, alveoli and जल्दबाजी कर oxygenated. दी आपने। हाँ बोलो, वापस वापस बोलो। Sir, मोनिका बताओ। Sir, अच्छा ठीक है, कोई हाँ कोई बात नहीं, ठीक है देख लो आराम से। काजल क्या होगा इसका आंसर? Sir, third option. जानवी? Sir D option. अपूर्वा? So C option. टीम में अगर आप देखोगे, ओके चलो सी का हम यहाँ पे चेक करते हैं। एलुलाई में कितना होता है पूर्वा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2? 104. 104। एंड ऑक्सीडेटेड ब्लड में हम कितना लिखते थे वहां पे? 95। तो आप कह 95. सकते हो कि सर ये काफी क्लोज है। अब यहाँ पे आओ, लुक एट द टिश्यू एंड द डीऑक्सीडेटेड ब्लड। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टिश्यू के अंदर कितना होता था?
40 mmHg. 40 mmHg आपका हुआ करता था, राइट। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg. 40 mm. लिया, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखना, टिश्यू के अंदर भी कम होता था वहां पे, और टिश्यू में कम होता था तो 95 से 40 की तरफ दौड़ के आता था, एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर भी आपके यहाँ पे कम रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड या इट विल गेट इनसाइड ओवर देयर, एलवीआई से आपका ब्लड में आता है ऑक्सीजन। सो यस, दैट्स योर ऑप्शन डी यहाँ पे मिलेगा करेक्ट आंसर। चलो ध्यान से अगला वाला। The solubility of the CO2 in the blood is what? Solubility जो आपकी CO2 की होती है वो ब्लड में कैसी होती है? The solubility of CO2 in blood is going to be, बताइए जानवी। Sir, B option. तमनप्रीत, B option. काजल, Second option. सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 times more than that of a O2 molecule, एंड इससे फायदा ये होता है कि आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे आपका काफी तेजी से आपके यहाँ पे हो जाएगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ओवर हियर इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट अ मच मोर फास्टर रेट। सो ये आपका होता है आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। Now, have a look at this question and try to answer this. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। सो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे देख के रखा हुआ है लोगों ने, काफी बढ़िया क्वेश्चन बनाई है वैसे देखा जाए तो, एंड दे हैव मेड अ गिवन यू द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पूछा क्या उन्होंने, व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्या होगी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml? बताइए अक्षरा। Fourth option. अपूर्वा, Fourth option. मोनिका, First option. जानवी एंड जसनूर, D Fourth option. एंड तनप्रीत। Fourth option. Now let me tell you something. इन्होंने पता है क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है, दे हैव आस्क्ड यू व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, यहां से लेके यहां तक का इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आपसे पूछो, अगर आप याद करो जो आपको कहा जाता था दैट व्हाट इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इज इक्वल टू योर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे आपका फॉर्मूला खत्म हो जाता था। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब आपका यहाँ पे ये होगा दैट विल हैव अ 500 ml प्लस योर 1000 ml, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ माय 1500 ml ऑफ योर इज गोइंग टू बी माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब इन्होंने जो आगे का जो स्टेटमेंट डाला है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करके डाला है। रेसिडुअल वॉल्यूम का कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे, मतलब उसको उस डेटा की हमें कोई रेलेवेंस है ही नहीं, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। विदाउट दैट डेटा आई कैन एक्चुअली कम विद द करेक्ट आंसर, विदाउट दैट डेटा आई कैन एक्चुअली से दैट इट इज माय 1500 ml इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। तो ये चीज आप याद रखनी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इनफ फॉर मी। ये इतना डेटा मेरे लिए इनफ है यहाँ पे टू कम विद द आंसर, दैट्स माय 1500। तो ऐसा होगा कई बार आपको सिर्फ फिजूल में स्टेटमेंट में आप एक्स्ट्रा डाल के रखा होगा या डिटेल में डाल के रखा होगा जस्ट टू कंफ्यूज यू दैट इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, बाकी कोई रिलेवेंस नहीं होता वहां पे उस चीज का, वहां पे कोई भी आप वहां पे रिलेवेंस आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, आई होप ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नो रिलेशन, इसका कोई रिलेशन है नहीं, उसे वैसे ही डाल के रखा उन लोगों ने, उसका कोई रिलेशन आ नहीं रहा टू कैलकुलेट माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 31। तो नीट में जब ऐसा आता है तो आप वो टाइम, अभी तो चलो आपका ये है यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस हो रहे तो इतना आपको लोड नहीं है। नीट में ऐसा तो कई बार आप टाइम स्पेंड करते हो कि यार ये डाल के रखा हुआ है, कुछ तो इसका रिलेशन होगा, कुछ तो इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, बट ऐसा होता है कई बार वो वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं होता। इट हैपेंस। बताओ चलिए फटाफट से करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल व्हेन एक्सपिरेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस? क्या चेंजेस आपको होते हुए मिलते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के अंदर
जब एक्सप्रेशन आप यहाँ पे कर रहे होते हो तब। आराम से बेटा, आराम से सब लोग टाइम लीजिए इसका। बताइए रानी, क्या लग रहा है? ऑप्शन बी सर। अक्षरा, थर्ड ऑप्शन। काज, सर थर्ड ऑप्शन। अपूर्वा एंड मोनिका, थर्ड ऑप्शन। जानवी, तवनप्रीत एंड जसनूर। थर्ड सी ऑप्शन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्सेस। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन के दौरान यू विल फाइंड कि ये दोनों मेरे जो मसल्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले, नाउ दे विल रिलैक्स बैक, नाउ दे विल सिंपली रिलैक्स बैक। सो योर ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। ऑप्शन सी बन जाएगा आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। दैट्स योर ऑप्शन सी। चलो, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय। इंस्पिरेशन यहाँ पे कौन इनिशिएट कर रहा होता है? इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे इसके साथ? बिल्कुल करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। इंस्पिरेशन इनिशिएट करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। तो आपका जो आर्क बना होता है डायफ्राम का, इट विल बिकम फ्लैट। ये आपका फ्लैट हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा, बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे? So have a look at this question carefully and tell me the correct answer. Conducting part of respiratory system comprise of what? बताइए तवनप्रीत, सर ए ऑप्शन। मोनिका, जसनूर। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन। ए अक्षरा एंड काजल, फर्स्ट ऑप्शन। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है यहाँ पे। योर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ तक आपका रहता है आपके यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट। टिल हियर यू विल हैव द कंडक्टिंग पार्ट यहाँ पे। उसके बाद यू विल हैव द एल्वेलाई, जहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका पे हो रहा होता है। और कंडक्टिंग पार्ट का रोल आपको याद रखना है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, वार्म करता है एयर को, एंड गोइंग टू इंश्योर दैट योर एयर हैज इज बीन ब्रॉट बैक टू अ नॉर्मल टेम्परेचर। सो ये सब इसका यहाँ पे काम होता है। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। A normal man at rest inspires and expires about 500 milliliters of the air. This amount is known as। एक मैन जो आपके यहाँ पे होता है, आराम करते समय इंस्पायर और एक्सपायर करता रहूं 500 ml of the air. This amount is known as what? बोलिए जसनूर, क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। काजल, सेकंड ऑप्शन। राइट, इट इज गोइंग टू बी टाइडल वॉल्यूम ऑफ द एयर। बिल्कुल सही। सो टाइडल वॉल्यूम जो आपके यहाँ होता है, दैट्स गोइंग टू बी, इसका ही वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा आपका अराउंड 500 ml। इतना वॉल्यूम जो आपको मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी फॉर माय टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन मैमल लाइज इन। और दिमाग में बिठा लो कि इसके ऊपर बेस कई सारे सवाल आएंगे न्यूरल कंट्रोल से। अगर हैंड रेस करो तो रेडी रहना। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सब मेरा पहले से था। ठीक है, नीचे कर लो, फिर हैंड नीचे कर लो। चलो बताइए मोनिका। मेडुला ऑब्लांगेटा। बाकी लोगों ने इसलिए हैंड रेज नहीं किया क्योंकि न्यूरल कंट्रोल से सवाल आने वाले थे। बहुत बढ़िया, तवनप्रीत, अपूर्वा, अक्षरा और बाकी सब। नाउ टेल मी समथिंग, मेडुला ऑब्लांगेटा के अलावा और कौन से दो पार्ट होते हैं ब्रेन के जो हाइंड ब्रेन के अंदर आते हैं? सेरिबेलम एंड एक और था, एच से नाम था। सेरिबेलम एंड पॉन्स वेरोली। यस सर, पॉन्स वेरोली। Cerebellum, pons verulis and medulla oblongata are the parts of my hind brain. So that's something you will get to see. मुझे अब आप यहाँ पे ये बताइए that you have a cerebrum, मोनिका, यहाँ पे cerebrum के अंदर you have this certain lobes आपको पे मिल जाते हैं. Tell me the name of all the lobes you find in the cerebrum. फ्रंटल लोब, parietal लोब, टेम्पोरल लोब एंड एक occipital लोब। क्या बात है, right?
That's true. And you have a occipital lobe. अब आप लोगों को हैंड रेस करना रहेगा यहाँ बताने के लिए मुझे यहाँ पे कि इन लोब्स के रोल क्या होते हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, आप वैसे ही हैंड रेस कर दो। अगर कॉन्फिडेंस है तो वैसे ही हैंड रेस कर दो, मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अपूर्वा। अपूर्वा बताइए, टेम्पोरल रोल का लोब का काम क्या होता है? टेम्पोरल लोब का So sense of hearing and sense of smell. सेंस ऑफ स्मेल भी यही करेगा। नहीं, वो olfactory लोब करेगा। इसके पास में आपका यहाँ पे होगा ओल्फैक्टरी लोब। अपूर्वा, ये ओल्फैक्टरी लोब बर्ड्स में होता है नहीं होता? No sir. कोई एक्सेप्शन है उसके अंदर? कोई बात नहीं, कीवी एक्सेप्शन है, याद रखना सब लोग यहाँ पे। कीवी के अंदर आपको ये लोब मिलेगा, बट नॉट इन अदर वर्ड्स। ऑलराइट, देन तोनप्रीत आप मुझे बताइए, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? सर पैराइटल लोब जनरल सेंसेस में काम करता है, और जो फ्रंटल लोब होता है ना, वो पर्सन की पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, क्रिटिकल इंटेलिजेंस, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी को कंट्रोल करेगा। बताइए जानवी ऑक्सीपिटल। सर सेंस ऑफ विजन देता है। ओके, जानवी मुझे बताइए, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है? सर कॉर्पोरा, क्वाड्रिजिमिना, बिल्कुल सही। सो मिड ब्रेन में आपका यहाँ पे आएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। इसमें कौन से दो पार्ट्स होते हैं? सुपीरियर कैलिकुला, इंफीरियर कैलिकुला। इंफीरियर कैलिकुला। बिल्कुल सही, आप सबका आंसर सुपर कैलिकुला एंड इंफीरियर कैलिकुला है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। पढ़िए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, गलत आंसर मत करना बस। बाकी सब लोग भी ट्राई करिए, आसान सवाल है। बताइए जसनूर, क्या लग रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन। जानवी, सर बी ऑप्शन। अपूर्वा, तोनप्रीत, बी ऑप्शन। Second option. मोनिका। सेकंड ऑप्शन बी रहता है। बेटा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। काजल, आपका भी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा। यस सर। एल्वेलर वॉल विल गेट डैमेज। अगर बेटा लिखा हुआ ना एम्फिसिमा यहाँ पे, देन समझ जाओ कि आपका एल्वेलर वॉल यहाँ पे डैमेज होगा। ब्रोंक्यूल्स का कुछ यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा, एल्वेलर वॉल आपके यहाँ पे डैमेज होती है, दे लूज द इलास्टिसिटी एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज नो लॉन्गर हैव अ फंक्शनल एल्वेलाई ओवर देयर। तो ऑप्शन बी बनेगा, हमेशा याद रखना, दैट्स फॉर योर एम्फिसिमा के लिए, हमेशा एल्वेलर वॉल आपका यहाँ पे डैमेज होता है। बिठा लो ये चीज दिमाग में, आराम से देखिएगा। And tell me the correct answer. Which of the following statement is incorrect regarding respiratory system? बताइए तनप्रीत, क्या लग रहा है इसका आंसर? ए ऑप्शन। जानवी, अपूर्वा, मोनिका। ए A ऑप्शन। ऑप्शन Each terminal bronchiole give rise to a network of bronchi. That's a completely incorrect statement. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. So that is why it's going to be incorrect answer. बिल्कुल आपके यहाँ पे ये incorrect answer है, मतलब incorrect statement है, so that's a correct answer for you, right? The alveoli are highly vascularized. That's true. The lungs are covered by a double layer membrane. That's also true. The pleural fluid reduces friction of the lungs surface area. That's also true. But option A बनेगा यहाँ पे आपका as a incorrect statement. बिल्कुल. Read the following statement. So आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगी? You have the two statements in front of you. Think wisely and give me the correct answer. बोलिए मोनिका। थर्ड फोर्थ सी ऑप्शन। सी। अक्षरा। सी ऑप्शन।
Jasnoor, Tanpreet. C option. C option. I hope Apurva and Janvi भी agree करेंगे C के साथ यहाँ पे. Yes, sir. Your correct answer. The intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, so that's a true statement. बिल्कुल. इसलिए तो आपका वहाँ पे इंस्पिरेशन हो पाता है. तो दोनों सिचुएशन को आपको बताना है इंस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी सही है. So that's true. That is why you find the inspiration is happening over there. Increased thoracic volume and pulmonary volume, बिल्कुल ये भी आपका हो रहा होता है इंस्पिरेशन के दौरान. So yes, you will find both the statements are going to be true in this. So yes, option C बनेगा आपका right answer. Take your time, read the statements carefully and then give me the correct answer. आराम से अपना टाइम ले लो आप, देख लो इन सारी स्टेटमेंट्स को and then tell us what can be the potentially correct answer in this. Which of the following statements are going to be correct? Alright, बताइए क्या होगा इसका आंसर. जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, D option. ओके, अक्षर आपको क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे विद ऑप्शन 4 एंड देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम दिस. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 4 यहाँ पे. तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है. द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli, दैट्स ट्रू. Conducting part of respiratory system clears the air from foreign particles, humidifies and bring it to a normal body temperature. That's also true. And exchange part of the respiratory system is actually a site where the O2 and CO2 is exchanged. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. So option D becomes my correct answer in this. ये आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा. Which of the following is going to be a true statement? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो यहाँ पे है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है? Is not true. Sorry, is going to be not true. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रहेगी जो आपके यहाँ पे ट्रू नहीं है? Alright, tell us अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. ऑप्शन 4 क्यों आप यहाँ पे? क्या लग रहा है इसका आंसर आपको तनप्रीत? सर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 4 के साथ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. It is your कहाँ पे कहा जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 in atmosphere is going to be around 40 mg. ये तो आपको गलत हो गया यहाँ पे. We'll find around the amount of CO2 will be in the atmosphere is going to be around like 0.03%. इतना होता है आपका यहाँ पे CO2. This is not a value which you can relate with the atmospheric CO2. So that's going to be a incorrect statement. हर तरीके से यहाँ पे आपका incorrect statement आपका यहाँ पे बन जाएगा ये. Ciliated epithelium in trachea of mammal helps them. Ciliated epithelium जो आपको मिलता है आपके ट्राइकिया के अंदर ऑफ द मैमल्स, ये आपका किस तरीके से आपके यहाँ पे मदद कर रहा होता है? काजल बताइए क्या होगा इसका Sir, आंसर यहाँ पे? Fourth option. आपको फूड लग रहा है? क्या लग रहा है इसका आंसर जानवी? D option. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस, इट विल पुशिंग द म्यूकस आउट. Ciliated epithelium in trachea of mammals will help to push the mucus out. That's what it will be doing over here. So yes, आपको ये बनेगा as a correct answer यहाँ पे. That's true. So now you have this question. इसको आप आराम से देख लो पहले. Read the question carefully and then try to give me a correct answer in this. मैं इसमें आपके यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पता है आपका कब बनता है? जब कार्बन मोनोक्साइड जाके कंबाइन करता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ. व्हेन कार्बन मोनोक्साइड गोज एंड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ना, तब जाके यहाँ पे आपको ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको बनते हुए आपको मिल जाता है यहाँ पे. सो ब्लड एनालिसिस ऑफ द पेशेंट रिवील्स दैट अनयूजुअल हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually a high content of. अब याद रखना कार्बन मोनोक्साइड जो आपका होता है CO, it has 200 times more affinity with hemoglobin, 200 times more affinity with O2, sorry, with hemoglobin
compared to O2 molecules. तो इनकी एफिनिटी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है with the hemoglobin compared to O2 molecules and that is what you find happening in this. तो ये बात याद रखना, ये आपके सामने सवाल आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी कितनी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, तो 200 टाइम्स मोर होती है CO2 से बाइंड करने की, और एक बार वो बाइंड कर जाए तो फिर निकलना भी नहीं वहां से, इट इज नॉट इवन रिवर्सेबल। तो इसलिए अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा जब कहीं आग लगती है ना तो लोग उस फायर से उनकी डेथ नहीं होती, स्मोक से होती है। दे इनहेल सो मच मोर अमाउंट ऑफ CO2 CO यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कि वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग साइट एंड कैन लीड टू अ डेथ। सो यस यू विल फाइंड ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये बात भूलना मत, कार्बन मोनोऑक्साइड विल हैव 200 टाइम्स मोर एफिनिटी विद माय हीमोग्लोबिन कंपेयर्ड टू माय अदर oxygen molecule, and this is the reason for many deaths happening during at a fireplace. So yes, that is our option C यहाँ पे। The process of migration of chloride ions from plasma to RBC and carbonate ions from RBC to plasma is by, बताइए। जो आपका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था ना क्लोराइड आयंस का एक जैसे दूसरी जगह के अंदर, वो करने का यहाँ पे जो हो रहा था आपका यहाँ पे, उसका यहाँ पे रीजन क्या है, लाइक व्हाट इज दैट टर्म व्हिच विल बी यूज्ड ओवर हियर। बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। अपूर्वा क्या लग रहा है? First option. अपूर्वा, क्लोराइड शिफ्ट को हम एक और नाम देते थे, वो क्या था? Hamburger phenomena. Right. Let's call them as a hamburger phenomenon. Monica, explain us what is my chloride backshift कब होता है? सर क्लोराइड बैकशिफ्ट तब होता है जब Na+ एंड HCO3 नेगेटिव जो होते हैं वो उसके अंदर वापस चल जाएगा टिश्यूज के अंदर, एंड नहीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर वापस चल जाता है और वहां पे वो कंबाइन कर जाएगा। जब HCO3 जो होगा वो दोबारा से वो बनाएगा, जब H+ एंड H2O एंड CO2 जब बनाता है तब वो बैक क्लोराइड शिफ्ट होता है। वो टाइम पे you will bring the chloride ions which are there inside outside the plasma so that you can maintain the ionic balance. Right. चलो, अच्छा ये बताओ, ये Na pump जो आपका यहाँ पे होता है, you have sodium pump also on my axon. Sodium, और मैं कहूँगा sodium pump नहीं, sodium ion channels. Let's say we have some sodium ion channels. You will get to see ion channels आपके कुछ होते हैं आपके जो आपको मिलेंगे आपके axon के ऊपर। मुझे बताओ ये जनरली सोडियम आयन चैनल जो आपके यहाँ पे होते हैं वो बंद रहते हैं या खुले रहते हैं? जनरली बंद रहता है। बंद रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। इन द रेस्टिंग स्टेट दे विल रिमेन क्लोज, याद रखना। रेस्टिंग स्टेट के अंदर सोडियम आयन चैनल्स आपके यहाँ पे हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे बंद, सो दे विल ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। ये ओपन आपके तब होते हैं जब आपको ट्रिगर मिलता है, व्हेन यू गेट अ ट्रिगर ऑफ नर्व इंपल्स, तब ये ओपन होते हैं एंड देन यू विल फाइंड Na+ आयन फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इनसाइड। अब मुझे एक और बात यहाँ पे बता दो आप लोग, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है? 3 Na+ पोटेशियम बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम अंदर। राइट, 3Na+ आयंस को ये बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम आयंस को ये अंदर लेगा, सो दैट्स व्हाट इट विल बी नोन फॉर। बिल्कुल सही, ये लेगा आपके 2 पोटेशियम आयंस को यहाँ पे अंदर। ट्रू, बिल्कुल सही, दैट्स करेक्ट। चलो, when the CO2 concentration in the blood increases, the breathing becomes what? अगर CO2 का लेवल अगर हम बढ़ाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो आपकी ब्रीदिंग आपके यहाँ पे कैसे चेंज होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगी। हाउ द ब्रीदिंग इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा ब्लड के अंदर, देन हाउ द ब्रीदिंग इज गोइंग टू चेंज। बताइए, चलिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन। काजल, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन के साथ सब लोगों को यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। यस, योर CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब आप यहाँ पे एग्री होगा ब्लड के अंदर, योर ब्रीदिंग विल बिकम फास्टर एंड डीपर। सो ब्रीदिंग इज गोइंग टू बिकम योर फास्टर एंड डीपर ओवर हियर, दैट्स गोइंग टू बी योर, दैट्स द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये होता है देन आपको ये आपके यहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। चलो, व्हेन अंडर सर्टेन कंडीशंस, खुद से पढ़ो सवाल को, मैं नहीं हेल्प करूंगा, खुद से सवाल पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर होगा यहाँ पे। काफी अच्छा सवाल है वैसे।
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सोचना पड़ेगा। चलिए बेटा, बाकी लोग भी सोचिए इसको, क्या आंसर इसका निकल सकता है। बताइए मोनिका, क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। अपूर्वा, जानवी, सी ऑप्शन। काजल, सी ऑप्शन। पक्का काजल सी होगा? यस सर। अपूर्वा एक्सप्लेन कर दो कैसे सी हो रहा है यहाँ पे। सर मुझे तो बी लग रहा था। ऑलराइट, बता दो कैसे बी होगा। सर अगर हमारा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा है तो वो और अच्छे से बाइंड, एफिनिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी ना। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर व्हेन अंडर। हाँ जी मोनिका बताओ। सर ये एक्सप्लेन करूँ कि क्यों होगा हाँ सी एक्सप्लेन करो, हाँ बोलो हाँ। सर बिकॉज इन्होंने बताया कि P50 वैल्यू की जो हीमोग्लोबिन की है वो बढ़ रही है, इसका मतलब जो है वो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है एंड जो ऑक्सीजन है वो कम है हमारे पास, तो हमें जो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी ताकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो मतलब जल्दी से पहुंच जाए। राइट देखो, राइट ट्रू। देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो आपका यहाँ पे ग्राफ होता है ना, जब आपका यहाँ पे लिखा है कि आपकी 50 की वैल्यू आपके यहाँ पे बढ़ रही है। मैंने आपको क्या था कि अगर समझो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है या वो नॉर्मल आपका यहाँ पे कर्व है, ठीक है, और उसकी P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे कुछ आ रही है, या गेटिंग सम वैल्यू ऑफ माई P50। ये हमने क्लास में भी एक बार बात किया था, राइट। तो ये कुछ इसके यहाँ पे एक्स वैल्यू है। जब कहा जा रहा है कि P50 की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, दैट मीन्स आपका वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा, आपका वैल्यू शुड बी कमिंग समवेयर ओवर हियर, राइट। अगर P50 की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, सो दैट्स द वैल्यू आई एम गेटिंग ओवर x1। तो अगर P50 की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बढ़ती कब है, व्हेन यू फाइंड योर कर्व इज शिफ्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड। अब पूरा याद आ रहा है, हमने ये बात किया था P50 का वैल्यू आपका इंक्रीज कब होता था, जब आपका कर्व आपका शिफ्ट होता था राइट हैंड साइड के ऊपर। तो अगर मेरा कर्व यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो वो टाइम पे मेरा P50 का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मेरा कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कब होता था। ये आपका तब होता था व्हेन यू यूज्ड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ योर टेम्परेचर एंड लो pH। इस कंडीशन के अंदर आपका कर्व जो यहाँ पे आता था वो आपका राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट होता था, और तभी तो आपका वैल्यू बढ़ेगा P50 का। अगर यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ पे 30 होगा। नाउ व्हेन दिस हैपेंस, दैट इटसेल्फ मींस कि ये टाइम के अंदर मेरी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी यहाँ पे होगी वो यहाँ पे कम होगी। इन दोनों की यहाँ पे जो एफिनिटी होगी यहाँ पे वो लो हो जाएगी। द एफिनिटी इज गोइंग टू बी लो ओवर देयर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा, सी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ सही आंसर। अब पूरा समझ आया यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir. यस सर। So affinity of a pigment of combining with the hemoglobin, that's hemoglobin की affinity यहाँ पे आपकी fall हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, so that you can actually release the oxygen molecules very rapidly, right? तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। These are the questions we have solved. So roughly we have solved 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं हमारे इस चैप्टर में से। और आई एम अज्यूमिंग दैट कि अब चैप्टर को लेके आप सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, नए बच्चे पुराने बच्चे हैं जितने भी जो भी है आप लोग, ऑल ऑफ यू हैव अ क्लैरिटी इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पे देखा जाए इधर एक तरीके से आपका एनुअल फिजियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब 12th में आने के बाद आप एनुअल फिजियो एक बार आप पढ़ चुके हो, यू आर डन विद एनुअल फिजियो ऑफ ग्रेड 11। क्या हम ये बात कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कह सकते Yes, हैं। sir. Obviously we can say that we are done with my annual physio and we are done with all the chapters of annual physio. प्लांट फिजियो में हम लोग देख चुके हैं। प्लांट फिजियो के अंदर अगर आपको याद हो, किसको याद है प्लांट फिजियो में हमने क्या नहीं किया था? सर फर्स्ट में सारे चैप्टर हो गए थे सर। नहीं चैप्टर रेगुलेटर। अरे बाबा, चैप्टर हमने किए थे, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हमने छोड़े थे विच आर लो वेटेज टॉपिक, क्या वो आपको याद है? यस सर सर। एक एक्सपेरिमेंट वाले थे। लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर्स छोड़ दिए थे। हाँ राइट, लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
लिमिटिंग फैक्टर वाला हमने नहीं किया था फोटोसिंथेसिस के रेड अंदर, ड्रॉप दैट्स वाला। रेड ड्रॉप वाला, रेड ड्रॉप ठीक है, रेड ड्रॉप इज रेड डॉट और साइंटिस्ट Red के dot. नेम है स्टार्टिंग का। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट्स हमारा बाकी था करने के लिए, जोसेफ प्रेस्ली वो सब, यस सर। ठीक है, राइट। तो एक्सपेरिमेंट्स हमारे बाकी थे फ्रॉम द उसमें से, और बताओ। बाकी कर लिया शायद। रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यों नो सर। यस सर। बाकी था। देन एम्फीबोलिक पाथवे, यस सर। एम्फीबोलिक पाथवे भी हमें वहां पे करना है। देन दिस आल्सो समथिंग कॉल्ड, ऐसे अगर आपको याद हो ना तो हमने प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में प्लांट हार्मोन ही पकड़े थे। वी हैव स्टार्टेड विद द प्लांट हार्मोन इटसेल्फ, सो प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट हमने नहीं किया था। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो सारे टर्म्स उसके अंदर हमारे देखने बाकी थे। सो दोस टर्म्स वर एक्चुअली रिमेनिंग। जो भी हमारे टॉपिक है बाकी ना, दे आर ऑल माय लो वेटेज टॉपिक, लाइक रिलेटिव ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे क्या होता है, दे आर ऑल माय लो वेटेज टॉपिक्स ओवर हियर। इन टॉपिक्स को करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इट वोंट टेक मोर आउट टू कंप्लीट दिस टॉपिक्स। बट ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा तभी जब इसके अलावा जो टॉपिक है वो आपके अच्छे से आपका ग्रिप होगा तब। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव नाउ हैव अ ग्रिप ऑन रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर आपको क्रेब्स साइकिल, ईटीसी एंड ग्लाइकोलाइज आपको मालूम है, along with the your lactic acid formation and your particularly alcoholic fermentation. Now it's clear to all of you. वो आपको आना चाहिए, that's the first thing you should be very much clear with. जब आप बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, then you should know your light reaction, Kelvin cycle, cyclic, non-cyclic event जो रिएक्शन आपका वहां पे हो रहा होता है, C4 cycle, photo respiration and chem pathway, ये आपको अच्छे से मालूम आना चाहिए वहां पे। देन यू कैन डू द रिमेनिंग थिंग्स ओवर हियर, बाकी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो प्लांट फिजियो भी हमारा एक तरीके से हो चुका है, बट अगेन यू विल हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर साइड एंड देन वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। अभी हम क्या करेंगे ना, कल हम लोग जो वापस मिलेंगे, सो कल तो हमने करना है ह्यूमन हेल्थ। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने मुझे कलेक्टिवली बताया था कि हमें ह्यूमन हेल्थ सॉल्व करना है, तो है ना, तो हम यहाँ पे वो लिस्ट बना लेते हैं कल, या फिर हम हाइब्रिड सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। एक तो हम कर सकते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के, ये हमारा कल कर लेंगे हम लोग। सो ह्यूमन हेल्थ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कल बताइए। एवोल्यूशन के सर। एवोल्यूशन में आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, और थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ। ओरिजिन ऑफ मैन जब था। एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसमें अरे बेटा उसका सर तो उसमें एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, वो जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार नहीं समझ आया। ठीक है ठीक है, ये देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं सर। और सेकंड चैप्टर एक्शन प्रोडक्शन। अच्छा फ्लावरिंग प्लांट, नो सर, दूसरा वो भी फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। एक दिन में इतने सारे तो नहीं हो पाएंगे। लेट्स पिक अप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पिकअप कर लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसा हो तो लेट्स पिक अप Yes, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस सर। Let's see, because the idea is now because we have time, we can actually solve a bulk of questions. अब इन तीनों के मिला के अगर हम कल के क्लास के अंदर let's say if we are able to solve around like let's target 45 questions, अगर आप थोड़ा तेजी से अगर आप solve करते हो, जो आप कर लेते हो वैसे तो we can actually solve around like 45 questions in a single class. We can do that, and ये होंगे भी तेजी से क्योंकि आपके लिए नया नहीं है ना, you have done this chapter, you have done the revision. तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक सवाल के लिए आपको एकदम से बहुत सोचना पड़ेगा। Many of the questions you have already done multiple times. अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है वो आप लोग अगर जानते हो, then it won't take much amount of time. So let's try to see that thing. ये दो तो मैं यहाँ पे डाल ही दूंगा. If I have the window as well, then I'll also add this as well, right? जसनूर देखा जाए तो ये वही चैप्टर्स है जो जिसके अंदर आपका भी like you have a grip on them, like you don't have any concerns with them, है ना? Human reproduction, human health and evolution as well. So like all of you can revise these chapters again once you come tomorrow class के अंदर। अगर आप आते हो इनको थोड़ा आप रिवाइज करके आना अच्छे से, तो इनके क्वेश्चंस हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड या लेट्स डू दैट थिंग। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो विल बी सॉल्विंग मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, इनमें से कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा,
आई थिंक कुछ लोगों ने टॉपिक बताया था इसमें से। जैसे हम क्या करेंगे ना, एक और चीज यहाँ पे हम देख लेंगे, हम ये जैसे क्या नाम है इनका, तवनप्रीत, ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पे देख लेंगे। सर इसको और कोई टॉपिक यहाँ पे बताना हो तो बता दो। कौन से चैप्टर? इनमें से बताओ, इनमें से बताओ, बाहर का मत बताओ, इनमें से बताओ, क्योंकि फिर वो टॉपिक और क्वेश्चन फिर ह्यूमन आएगा ना। रिप्रोडक्शन का जो हॉर्मोन्स वाले होते हैं ना वो। मतलब जीएनआरएच क्या कर रहा है, एलएच क्या कर रहा है, वो सब ना। यस। कहाँ से आ रहे हैं, कौन से वो? राइट, हॉर्मोन्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू फ्रॉम दिस। और बताइए, और इसके अलावा बाकी लोग बताइए, अनमोल, जसनूर, जानवी, Yes, sir. बोलो आप भी बताइए कुछ। प्रखर, प्रखर आप भी बता सकते हो, इनमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा तो अनप्रीत ने बता दिया। यू कैन ऑल्सो टेल अस। संचिता, ओम, अक्षरा बोलिए। हाँ बोलो बोलो। ह्यूमन हेल्थ के जो डिजीजेस होते हैं ना, उनके जो फैक्टर, जो मतलब जहाँ वो, जैसे कि मलेरिया का कौन सा वो है? मतलब उसका मॉस्किटो कौन है वैसा? यस सर, हाँ वैसे। वेक्टर, वेक्टर सबके वेक्टर वहां पे कौन से आ रहे हैं वहां पे। हाँ, उसमें अपने मॉस्किटो के ही आ रहे थे, बाकी सब तो डायरेक्ट खाने से ही आ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ देम। इसके जैसे बच्चा मिट्टी खा रहा था तो उसके पेट में आ गया। उनके साइंटिस्ट हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ह्यूमन डिजीज। सर बोलो। सर जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, उसपे जैसे मम्स, मीजल्स, चिकनगुनिया ऐसे वाले हो जाते हैं ना, हर बार याद करती हूँ कि ये बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, ये वायरस से करता है, ये इससे करता है, पर हर बार भूल जाता है। लिख के रख दो ना, लिख के कहीं पे चिपका दो, लिख के अपने घर के आसपास कहीं पे चिपका दो, रोज देखते रहना उन चीज को वापस से। एक बार हम कल वापस से रिवाइज कर लेंगे उन चीजों को। मतलब आपको ये कैटेगराइज करना है अपने जहन में कि बैक्टीरिया को कौन बिलोंग करता है, वायरस को कौन बिलोंग करता है, एंड प्रोटोजोन को कौन बिलोंग करता है। दैट्स व्हाट यू वांट टू यस डू ना। सर। यस सर। ठीक है ठीक है। सो काइंड नेम्स आपके यहाँ पे हो गए, एंड पैथोजेंस बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरी। ठीक है, तो आई कैन नॉट प्रॉमिस कि हम सब कर पाएंगे, बट हम कुछ चीजें यहाँ से हम पिकअप कर लेंगे एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो इन दैट केस क्या होगा कि हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पिकअप कर लिए, हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पे कर लिया, एंड देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड देन इन दैट केस क्वेश्चन सॉल्विंग से फिर इन दैट केस हम सिर्फ एक ही चैप्टर से निकाल लेंगे, और बाद में फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग हम किसी और दिन कर लेंगे, बिकॉज थ्योरी में भी एक टाइम जाएगा ना उसके अंदर। सो वी कैन डू द थ्योरी लाइक ह्यूमन डिजीज के अंदर हमने यहाँ पे कर लिया, हॉर्मोन्स यहाँ पे कर लिया, ह्यूमन न्यूट्रिशन यहाँ पे कर लिया, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ माई ह्यूमन हेल्थ। एंड देन अगर टाइम रहता है तो देन वी कैन मूव ऑन टू योर इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। तो उस तरीके से हम कर करके आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये तीन चीजें बता दी, और बता दो, और भी कोई थ्योरी वाली चीज है जो करनी है बता दो। ह्यूमन डिजीज का आपने बता दिया, साइंटिफिक नेम्स, पैथोजन बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, वेक्टर्स ये आपका यहाँ पे आ गया। सो इम्यूनिटी में क्या है इम्यूनिटी में? सो ऐसा वो होता है ना, वैक्सीन्स कौन सी इम्यूनिटी पोजेस करते हैं, वैसा वाला नहीं आता। एक्टिव पैसिव क्या होता है, एग्जांपल्स? यस सर, एग्जांपल। मैं तो ठीक है, उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होंगे मेनली पैसिव के अंदर ही होंगे आप मेन करके। एक्टिव में इतना लोग कंफ्यूज नहीं होते, पैसिव में थोड़ा हो जाता है कि कौन सा स्नेक बाइट से जो हो रहा है वो कौन सा है, या जो मदर से मिल रहा है वो कौन सा है, बच्चे गड़बड़ करते हैं उसके अंदर। बट ठीक है, इट वोंट टेक मच टाइम। हाँ तो ठीक है, दिस इज आल्सो गेट एट इट इन द इमेजेस वाले पार्ट के अंदर। ऑलराइट, सो वी कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो कल जब मिलेंगे हम लोग 8:45 को, थोड़ा पढ़ के आना ह्यूमन हेल्थ, थोड़ा अपने एंड से पढ़ के आ जाना आप अच्छे से। वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, और मैं एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा बाद में इसके ऊपर बेस्ड आपका। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू। और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, अगर ह्यूमन ये पढ़ा नहीं है ना, अगर आपने एनसीईआरटी ब्रीदिंग वाला, तो एक बार पढ़ लेना। बताइए जसनूर, बोलिए। सर जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, हम्म सर उसमें से जो प्राइमरी सीवेज, सेकेंडरी सीवेज, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं?
आते आते वो एक अच्छा टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन आते हैं और उसके ऊपर बेस्ड भी आते हैं। एक्टिविटी स्लज क्या होता है, प्राइमरी स्लज क्या होता है, क्या करते हो एक्टिविटी स्लज के साथ बाद में, दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो एक बार वो देख लेंगे, क्योंकि आपने काफी लोगों ने एग्जाम में भी उसमें से गलत आंसर करके रखे हुए हैं। विल हैव लुक एट दैट, ठीक है। बाकी संडे को तो वो आएगा इकोलॉजी का पहला चैप्टर, ऑक्सीजन पॉपुलेशन वाला, जिसके हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बीच में, स्टेटमेंट वाले। सो मैं तो काफी होपफुल हूँ कि आप संभाल लोगे उसे, बट आप बताना फिर मुझे कि नहीं सर हमें रिवीजन चाहिए उसका। सर एक बार आई वाज एक्सपेक्टिंग मोनिका यू विल से कि अरे सर अब तो हो गया है सर वो। ठीक है, देख लेंगे उसको, हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको संभालते हैं हम। So let's have a look at this thing and then we can have a look at that chapter as well. So that's see okay, now keep on telling your revision वाला part यहाँ पे 12th में से जो बाकी वो बताते रहना, ताकि हम जल्दी उसे खत्म करें, and then we can also 11th को भी हम like handle करें यहाँ पे फिर। I want to ensure that you have a very good grip on animal physio, plant physio. Once have assurance ना कि plant physio आ रहा है सबको, सब लोग आंखें बंद करके C4 साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार मुझे assurance आ गया, then we can move on to your पहले 10 चैप्टर में से किसी चैप्टर को उठा के पढ़ सकते हैं। बट आई नीड assurance from your side कि नहीं हमें इतना तो आता है, then we can move on to those things. So उस तरीके से ये काम करेगा। So ये वीक तो हम लोग 12th के ऊपर ही फोकस करेंगे मेनली, 12th की चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, रिवाइज करेंगे इन सब टॉपिक्स को यहाँ पे, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। चलिए मिलते हैं वापस से कल। अगर कोई सवाल आपका यहाँ पे नहीं है, देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। चलो बाय। सर बोलिए तोमरीत, बताइए। सर कल ना स्विगी सर के साथ जब क्लास लगी थी ना, तो सर बोल रहे थे कि बैच जो है वो मर्ज होने है ना, तो अगर आपको रात वाले टाइम से प्रॉब्लम है तो एक बार सर से बात कर लेना। तो सर अगर चेंज हो सकता है तो कुछ कर सकते हो तो फिर कर दो। समझा नहीं आपसे, रात वाला टाइम मतलब ये 10 वाला? ये सर नहीं बेटा, वो टाइम तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या ना, आपके जो रात के जो बैच होते हैं, रात के आपके बैच 2 दिन होते हैं, एक तो फ्राइडे को होता है और एक ट्यूसडे को होता है ना? नो सर, रोज होता है। अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट, राइट 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 राइट, आपका रोज होता है ना, ना दैट वोंट बी चेंजिंग, या योर अदर बाकी सब्जेक्ट में रोज होता है, राइट, ट्रू, बाकी सब्जेक्ट का मिला के दैट वोंट चेंज, it won't have an impact. Okay. So yeah, that's going to remain the way it is. Even it's merging, batches are merging, but it won't create a major difference over there for you. ओके सर। ठीक है, हाँ जी मोनिका बताइए।